दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं कि मोदी जी आखिर ईवीएम को कब बैन करेंगे। अब तो बांग्लादेश ने भी बैन कर दिया है। जिस पाकिस्तान के बदौलत आप कई चुनाव जीत चुके हैं मोदी जी, वहां पर भी अब ईवीएम बैन होने जा रहा है। इस पर हम विस्तार से बात भी करेंगे, लेकिन एक और खबर आप जानिए। बुलडोजर कार्रवाई फिर एक्शन में है, जिस पर बार बार सवाल उठा है। एक बार फिर मुसलमानों के कई घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया है। कहां का घटना है वो भी आपको हम बताएंगे। इधर संभल मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। क्या पाकिस्तान कनेक्शन था संभल हिंसा से? इस पर से भी हम पर्दा उठाएंगे। तो ऐसी कई खबरें हैं दोस्तों, जिस पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप्त आर्यन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए अब खबर विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर ईवीएम से जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर दुनिया भर में विवाद होते रहा है। अब देखिए, भारत में अभी भी इतने सबूतों के बावजूद भले ही ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बहस जारी है, लेकिन हमारे अगल बगल के छोटे छोटे देश ने भी इसे बैन कर दिया है। बांग्लादेश की बात कीजिए, बड़े देशों में जापान, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोचिए, बांग्लादेश जैसा देश भी ईवीएम इस्तेमाल नहीं करता है। बांग्लादेश ने साल 2018 के जो वहाँ पर आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके बाद ईवीएम पर उसने बैन लगा दिया। हालांकि 2018 में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वहाँ के जो मुख्य विपक्षी दल है बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी, उसने ईवीएम के गलत इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया था। और इसके बाद 2023 का जो वहाँ पर आम चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें पारंपरिक मतपेटी यानी बैलेट पेपर का उपयोग शुरू किया गया। इस वजह से जो बांग्लादेश की सरकार ने ईवीएम खरीदने के लिए 8,711 करोड़ टका का बजट दिया था, उसे भी खारिज कर दिया। इसका बस एक ही मकसद था कि चुनाव प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करना। इसके अलावा एशिया की सबसे ताकतवर देशों में शुमार जापान की बात कर लीजिए, तो वहां पर भी ईवीएम मशीन के इस्तेमाल पर साल 2018 में ही रोक लग गया था। वहां भी ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए थे, जहां पर जापान की एक कोर्ट ने पाया था और ये कहा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ की पूरी संभावना है, और इस वजह से नगर पालिका चुनाव के बाद इसका उपयोग बंद कर दिया गया। देखिए, जर्मनी ने तो ईवीएम को सिर्फ बैन नहीं किया, बल्कि असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक घोषित कर दिया। इस पर से आज से करीब 15 साल पहले यानी साल 2009 में ही जर्मनी की अदालत ने ईवीएम को असंवैधानिक ठहराया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए वहां की कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम की वजह से जो मतदान प्रक्रिया होती है उसमें पारदर्शिता की कमी देखी गई है। आम नागरिकों के लिए यह प्रणाली जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसकी मदद से चुनावी नतीजों में हेरफेर किया जा सकता है, जिसके बाद जर्मनी में भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल शुरू हुआ, उसे मंजूरी मिल गई। यूरोप के भी कई देश है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है। देखिए, नीदरलैंड में भी सुरक्षा खामियों के कारण ईवीएम पर बैन लागू है। वहां पर साल 2006 में ही वी डू नॉट ट्रस्ट वोटिंग कंप्यूटर्स समूह ने ईवीएम की सुरक्षा खामियां उजागर की थी, जिसमें पाया गया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़, मतलब टैंपरिंग कहिए, वोट का फेरबदल कहिए, ये सभी संभव है और इसकी मदद से चुनाव परिणामों को बदला जा सकता है। ये बात वहां पर साल 2006 में ही साबित हो गया था। इसके बाद अगले साल 2007 में वहां की अदालत ने आदेश दिया था कि ईवीएम पर प्रतिबंध लगाया जाए और कागज के मतपत्रों का उपयोग शुरू किया जाए। इसके अलावा आयरलैंड की बात कर लीजिए, इटली की बात कर लीजिए, इन सभी देशों में साल 2010 में ही ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा दोस्तों, आपने शायद एलॉन मस्क का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, द रिचेस्ट पर्सन ऑन द ग्लोब। एलॉन मस्क एक बड़े टेक्नोक्रेट है, रोबोट्स बनाते हैं। टेक्नोलॉजी में कहा जाता है कि मतलब अमीरों में सबसे बड़े टेक्नोक्रेट एलॉन मस्क हैं। उन्होंने इस बात को कई बार स्वीकारा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें आराम से, चूंकि ये मानव निर्मित है, मैन मेड है, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, इसमें आराम से, बहुत इसके लिए माथापच्ची भी नहीं करना है, इसमें आराम से इसे टैंपर किया जा सकता है, छेड़छाड़ किया जा सकता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भारत सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगता है। चलिए अब अगली खबर पे हम चलते हैं दोस्तों। अगली खबर संभल हिंसा से जुड़ी है। संभल हिंसा के बाद वहां बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण एक सप्ताह की देरी के बाद संभल
कि चंदौसी नगर पालिका परिषद ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है। मकसद अतिक्रमण हटाना है और संभल के लोगों को परेशान और टारगेट करना है। सवाल ये उठता है कि जहां हिंसा होती है वहीं पर सरकार को अचानक से कैसे अतिक्रमण दिखने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक ट्रेंड बन गया है, एक नियम ही बन गया है कि हर वो जगह जहां पर हिंसा हो रही है, खासकर जहां पर मुसलमान इन्वॉल्व हैं, चाहे वो भले पीट रहे हो, उनके ऊपर जुल्म हो रहा हो, लेकिन जैसे ही हिंसा खत्म होती है वहाँ का जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, उनको अचानक से उनका तीसरा नेत्र खुलता है, तीसरा आँख खुलता है कि यहाँ पर तो कई अतिक्रमण है, इसे साफ करना होगा। और देखिए संभल में वही हो रहा है। संभल में अभी से एक सप्ताह पहले जो भारी हिंसा हुई, कई मुसलमान मारे गए, कई तरह की खबरें निकल कर सामने आई, और अब उसी संभल में जो वहाँ की नगर परिषद है वो अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस ला रही है और कह रही है कि जितने भी दुकान है, कि जितने भी मकान है मुसलमानों के, उन सभी को एक सिरे से ढाह दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इस पर ही सवाल है कि ये अतिक्रमण हिंसा के बाद ही क्यों दिखता है। चलिए अगली खबर और भी दिलचस्प है। अब संभल में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। अमित शाह जवाब देंगे कि बॉर्डर पर उनकी कथित शक्ति के बावजूद कैसे पाकिस्तानी कारतूस जो है वो भारत में कहीं टहल रहे हैं। प्रधानमंत्री एक पाकिस्तानी कारतूस तक नहीं रोक सकते और बातें ईरान और तेहरान की करते हैं। देखिए संभल में पाकिस्तानी कारतूस पाए गए हैं और ये बातें वहाँ की प्रशासन कह रही है, वहाँ की पुलिस कह रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले को क्या रंग देना चाहती है? गोली पहले पुलिस खुद चलाई, वीडियो है, सबूत सामने है, और कारतूस मिल रहा है पाकिस्तान का। तो सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस ने जो गोलियां चलाई थी वो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान से पार्सल होकर उनके पास आई थी? आखिर ये पाकिस्तान से जो कारतूस मिलने की बातें अब संभल पुलिस कर रही है, उत्तर प्रदेश प्रशासन कह रही है कि पाकिस्तान से कारतूस आया था, किसके पास वो कारतूस आया? गोलियां आपने चलाई, पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिससे कई लोग घायल हुए, कई लोगों की जान भी चली गई, रिपोर्ट सामने है। और अब वही पुलिस कह रही है कि पाकिस्तान से कारतूस आया था, मतलब किसी मुसलमान के घर वो कारतूस रख दिया जाएगा और उसका पाकिस्तानी कनेक्शन कर दिया जाएगा और फिर भारत के तमाम मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा कि इनके आका पाकिस्तान में रहते हैं और वहीं से कारतूस भारत लाया जाता है ताकि यहाँ के लोगों पर, यहाँ के प्रशासन पर हमला किया जा सके। यही कहानी बनने वाली है। जो खबर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए संभल से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है। आज राहुल गांधी वहाँ पर जाने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी पर ही बैन लग गया है। उत्तर प्रदेश के जंगल राज का आप हाल देख लीजिए। देश के नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते। आज राहुल गांधी संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जाने वाले थे, लेकिन आप ये नोटिस देखिए जो वहाँ की सरकार ने निकाली है, प्रशासन ने निकाली है। प्रशासन का कहना है, मानना है कि अगर राहुल गांधी जाते हैं संभल तो वहाँ पर हिंसा भड़क सकती है और जो वहाँ पर शांति थोड़ी आई है उसमें खलल पड़ सकता है। मतलब नेता प्रतिपक्ष इस देश के उस जगह पे नहीं जा सकते हैं जहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा हिंसा हुआ है। अब उनके लिए नोटिस निकाला जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी वहां जाएंगे और इस पर पवन खेरा क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी, इस नाम से ये लोग कांपते हैं, इतना कांपते हैं कि अगर राहुल गांधी जी संभल जाना चाहते हैं, उन परिवारों से मिलने जाना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, तो इनको घबराहट होती है राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में घुसने से कैसे रोकें, ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो पवन खेरा को आपने सुन लिया है, मतलब राहुल गांधी संभल जाएंगे, पीड़ित परिवारों से वहां पर मुलाकात भी करेंगे। अब अगली खबर दोस्तों और भी मजेदार है। अफवाह, झूठ और फेक न्यूज के मामले में भारत ने विश्व में पहला रैंक प्राप्त किया है। देखिए मुझे हंसी आ रही है खबर करते हुए। मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक हार्डकोर जर्नलिस्ट हूं, पत्रकारिता ही मेरा धर्म है, लेकिन शर्म की बात है कि अफवाह, झूठ और फेक न्यूज के मामले में भारत ने विश्व में पहला रैंक प्राप्त किया है। यह खबर चौंकाने वाला तो बिल्कुल नहीं है। यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक पूरा प्रोपेगेंडा सेट करना है, उसे झूठी अफवाह बनाना है और फिर इसका नतीजा है कि आज भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।